नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अमित माथुर है एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मैं अपनी रिसेंट बुक जो है फिनेंशियल लेसन्स थ्रू माइथोलॉजी, उसके बारे में आप सबसे बात करने वाला हूँ। टॉपिक में आने से पहले मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने समय निकाला। आज संडे है, फादर्स डे भी है, उसमें संडे इवनिंग फैमिली को टाइम देने के बजाय आपने इस प्लेटफॉर्म में आना उचित समझा। ये रियली दिखाता है कि आपका इस टॉपिक के प्रति कितनी उत्सुकता है और कितने कीन है आप कुछ नया सीखने के लिए। एक बार आप सबों के लिए दिल से बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। फ्रेंड्स, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट अगेन, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा। फिनेंशियल लेसन्स थ्रू माइथोलॉजी, आप लोग भी सोचते होंगे आखिर ये टॉपिक मेरे दिमाग में आया कहां से, या फिर यही टॉपिक क्यों, राइट? फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले ऑलमोस्ट 2.5 साल 2.5 साल जो है कोरोना के चलते एक बहुत ही डिफरेंट दौर से हम सबको गुजरना पड़ा है। ये दौर ऐसा था जहां पे हमने अपनों को खोया, एट द सेम टाइम काफी चैलेंजिंग रहा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए ये दौर मिला जुला रहा, जहां पे मैंने खुद अपने पेरेंट्स को खोया, मेरी वाइफ के एंड से हमने अपने दोनों पेरेंट्स को खोया। एंड इन सब के बीच एक चीज जो अच्छा हुआ, हमें अपने फैमिली के साथ टाइम देने का मौका मिला। और इसी दौरान आप ये बोल सकते हैं आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार जिसको बोलते हैं ना, उसका हमें मौका मिला, आत्मसात होने का। और उसी दौरान एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं किसी और ट्रेनर का प्रोग्राम अटेंड कर रहा था जिन्होंने लीडरशिप लेसन्स को बहुत ही अच्छे तरीके से माइथोलॉजी के साथ कनेक्ट करते हुए दिखाया था, और वो मुझे काफी इंस्पायरिंग लगा, काफी कनेक्टिंग लगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं सोच रहा था कि ये जो हमारे माइथोलॉजीज हैं, चाहे वो भगवान का जो कंसेप्ट है GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑर्गेनाइजर, P फॉर डिस्ट्रॉयर, भगवान विष्णु महेश, या फिर रामायण महाभारत, इन सब से कहा जाता है कि हमें लाइफ लेसन्स मिलते हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्या हम इनसे फिनेंशियल लेसन ले सकते हैं, और इसी सोच के साथ मैं एक एक कैरेक्टर से हम क्या लेसन ले सकते हैं इसके बारे में सोचने लगा, और सोच जो है एक बुक में परिवर्तन हो गया, ये पता ही नहीं लगा। एंड उसी का परिणाम लॉकडाउन में 2 बुक्स के रूप में आया। तो पहला बुक जो मैंने हमारे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, IFA फ्रेंड्स हैं, उनके लिए है। बेसिकली लीडरशिप लेसन्स थ्रू माइथोलॉजी, इस बुक से हमारे IFA फ्रेंड्स क्या क्या लीडरशिप लेसन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, ये उस पर था। एंड दूसरा, माइथोलॉजी से ही लेसन लेते हुए इन्वेस्टर्स क्या लेसन ले सकते हैं। बेसिकली फिनेंशियल प्लानिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बुक को मैंने लिखा। चलिए हम लोग अगले 30-40 मिनट जो भी साथ रहने वाले हैं, मैं कोशिश करता हूं अपने बुक से कुछ लेसन्स आप लोगों को दे पाऊं। और ये जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं मेरे साथ अगले 30-40 मिनट, ये टाइम
आपके लिए वैल्यूएबल हूँ, आप कुछ नया लेसन लेके जाए। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, सेशन आगे बढ़ाने से पहले आप में से शायद कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार नथू। मैं एक ऑथर, ब्लॉगर और चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। मुझे फिनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशनल कोच के रूप में भी जाना जाता है। पिछले 20 सालों से फिनेंशियल इंडस्ट्री में हूँ और मैं एक मिशन में हूँ, वो ये है कि 15 अगस्त 2040 तक 1 करोड़ लोगों को फिनेंशियली लिटरेट कराना। अभी तक 300 से भी ज्यादा सेशन कर चुका हूं और 10,000 से ज्यादा लोगों को एम्पावर कर चुका हूं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैं बता रहा था, इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम करे। ये जर्नी लॉकडाउन से पहले स्टार्ट हुई थी, जहां पे मैं ऑफलाइन स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, पब्लिक वर्कशॉप करके, कॉरपोरेट्स में बहुत सारे प्रोग्राम कर रहा था। जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो ये बंद हो गया था और तब दिमाग में चल रहा था कि अब क्या होगा। लेकिन लॉकडाउन में टेक्नोलॉजी जो है एक वरदान साबित हुआ और इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए फिर फर्दर जो है मैं ऑनलाइन लोगों से कनेक्ट करने लगा। एंड दैट्स हाउ इस लॉकडाउन में करीब 10,000 लोगों तक पहुंच पाया। सिर्फ लॉकडाउन में भी मैं 300 से ज्यादा प्रोग्राम करे और इसका फायदा लोगों को हुआ। इसमें इस जर्नी में रोटरी क्लब, लायंस क्लब, बीएनआई का बहुत बड़ा हाथ रहा। उनके सपोर्ट से इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट, हर कंट्री में, हर राज्य, सिटी में मैं पहुंच पाया एंड लोगों को फिनेंशियली लिटरेट किया। कॉर्पोरेट्स लाइक भेल, ओएनजीसी जैसे कंपनियों के लिए काम किया। उन्होंने मुझे मौका दिया और उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी मुझे दिया। और जैसा कि मैंने बताया, इसी दौरान फिनेंशियल लेसन्स थ्रू माइथोलॉजी, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ, जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए अभी ये अमेजॉन बेस्ट सेलिंग में भी जा चुका है। ये बुक लिख पाया और आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, इसी बुक्स के कुछ चैप्टर्स को मैं कवर करूंगा। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। मैं बताना चाहूंगा, लॉकडाउन एक तरीके से ब्लेसिंग्स रहा और इसी दौरान मुझे ऑनररी डॉक्टरेट मिला फिनेंशियल प्लानिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ टोंगा से। मुझे EFI न्यू दिल्ली से बेस्ट फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशनल कोच का अवार्ड भी मिला। साथ ही इसी साल राइजिंग स्टार बेस्ट वेल्थ मैनेजर का अवार्ड मिला। जर्नी इस दौरान काफी अच्छी रही। चलिए अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में आने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप सबों के लिए। तो बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज टू लर्न फ्रॉम आवर माइथोलॉजी। आज का जो टॉपिक है इससे माइथोलॉजी के ऊपर है, इससे हमें सिर्फ लेसन लेने हैं। द इंटेंशन इज नॉट टू हर्ट एनीवन रिलीजियस सेंटिमेंट। किसी का भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। एग्जाम्पल आर बेस्ड ऑन माइथोलॉजी विच आर पब्लिकली अवेलेबल। बताना चाहूंगा कि जो एग्जाम्पल्स मैंने कोट किए हैं ये पब्लिकली अवेलेबल है, मेरे अपने बनाए हुए कुछ भी नहीं। Neither we nor you can be sure of the truthfulness of any incident, so let's not waste our time debating this. ये सच है, सच नहीं है, इस पर हम नहीं जाएंगे, बिकॉज ये सारे इंफॉर्मेशन गूगल में इजीली अवेलेबल है सबके लिए। उस डिबेट पे हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो पर्पस है आज के इस सेशन का कि हमें इन फिनेंशियल हमारे माइथोलॉजी से जो फिनेंशियल लेसन लेने हैं और उनको हमें अप्लाई करके किस तरीके से हम अपने आप को फायदा पहुंचा सकते हैं, उस पर ही फोकस करना है। ठीक है, छोटा सा थोड़ा रूल्स बताना चाहूंगा। बेसिकली मेरा मानना है एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। पूरे सेशन के दौरान मैं चाहूंगा आप सभी लोग एनर्जी से भरे हुए रहें। जब कभी भी मैं कुछ बोलूं आपको तो आप रिस्पॉन्ड करें, 100% पार्टिसिपेट करें। हो सकेगा तो म्यूट रहें, अपने वीडियो हो सकता है तो ऑन रखें, नोटबुक और पेन लेके रखें। इस दौरान अगर कुछ भी क्वेरीज आती है तो उसको नोट कर लें। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप सबों को क्वेश्चन को आंसर करूंगा। राइट, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं।
एंड फ्रेंड्स, आज जो लेसन्स हम लेने वाले हैं मेरे बुक से, वो मैंने चैप्टर लिया है महाभारत। सो मैं बताना चाहूंगा कि एवरी संडे 4 से 5 बजे तक हम कनेक्ट करते हैं और प्रत्येक बार हम एक नए चैप्टर को लेते हैं। आज मैं महाभारत ले रहा हूँ और महाभारत के जो कुछ मेजर कैरेक्टर्स थे जिनका बहुत बड़ा रोल रहा था महाभारत में, उनसे हम फिनेंशियल लेसन्स क्या ले सकते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। तो शुरुआत करेंगे भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह के बारे में आप जानते होंगे। सो बेसिकली वो महाराज शांतनु के पुत्र थे और उनका जो एक्चुअल नाम था वो था देवव्रत। वो परशुराम से शिक्षा दीक्षा लेके वापस आ गए थे, उनको युवराज बना दिया गया था और महाराज शांतनु ऑलमोस्ट प्रिपेयर थे कि अब जो है उनको राजा भी बना दिया जाएगा। और उसी दौरान वो कहीं भ्रमण पे निकले थे, उनकी नजर जो है मत्स्य कन्या सत्यवती पर पड़ती है और उन पर वो मोहित हो जाते हैं, उनसे शादी का इच्छा रखते हैं। लेकिन मत्स्य कन्या के जो पिताजी होते हैं मत्स्य राज, वो बोलते हैं कि शादी हो सकती है लेकिन एक कंडीशन होगा कि आप दोनों से जो पुत्र होंगे वो राजा बनेगा। लेकिन ये चीज जो है महाराज शांतनु को स्वीकार नहीं था, क्योंकि वो अपने बेटे देवव्रत को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, प्लस वो डिक्लेयर कर चुके थे कि वो राजा बने। सो वो ऐसे ही खाली हाथ लौटते हैं और दुखी रहने लगते हैं। उनको दुखी देख देवव्रत, भीष्म पितामह जो थे उस समय, उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो पता करते हैं कि क्या हुआ और जब उन्हें ये पता लगता है कि सत्यवती से जिससे शादी करना है नहीं हो पा रहा, इसके वजह से महाराज शांतनु दुखी हैं, तो वो वहां पहुंचते हैं और मत्स्य राज से बात करते हैं। जब मत्स्य राज बताते हैं कि उन्होंने ये कंडीशन रखा हुआ है, तो ये बोलते हैं कि हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो माँ सत्यवती और पिता शंतनु से जो बच्चे होंगे वही बड़े होकर राजा बनेंगे, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो मत्स्य राज बोलते हैं कि ये तो आप बोल रहे हो, मैं आपकी बात पे मान भी लूं, लेकिन कल को आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, वो शायद नहीं माने, वो लोग लड़ाई करने लगे और आपसे तो कोई जीत नहीं सकता, तो फिर तो मेरी बेटी और उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। सो उसी टाइम भीष्म पितामह जो देवव्रत था, देवव्रत वो भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और शादी नहीं करेंगे। और इस तरीके से आ, उस समय जब ये बात महाराज शांतनु को पता चलता है, तो उसके बाद वो बोलते हैं कि आज से तुम देवव्रत नहीं भीष्म के नाम से जाने दो। और फ्रेंड्स, आगे क्या होता है आप सभी को पता है। सो भीष्म राजा नहीं बनते हैं और आगे फिर उनका सत्यवती और महाराज शांतनु का जो बेटा होता है, जो कमजोर होता है, वो राजा बनता है। देन उनके बेटे धृतराष्ट्र और पांडु होते हैं। देन उनके आगे फिर पांडव कौरव होते हैं। देन आगे महाभारत। सो भीष्म पितामह के जो इंसिडेंट होता है, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि अगर भीष्म पितामह देवव्रत अगर राजा बन जाते तो क्या महाभारत होता है? कभी नहीं होता। सो बेसिकली इस घटना से जो हमें लेसन लेना है वो ये है कि दूर का जब कोई गोल आपने बना रखा है और अचानक से कोई शॉर्ट टर्म गोल आ जाता है, तो शॉर्ट टर्म गोल के चलते लॉन्ग टर्म गोल के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल क्या था? देवव्रत का राजा बनना। भीष्म पितामह राजा बनते और राजा बनते तो आगे भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन शॉर्ट टर्म इमरजेंसी क्या आ गई? शांतनु का शादी। और उसके चलते भीष्म पितामह ने क्या किया, देवव्रत ने क्या किया, उन्होंने कसम खाया कि मैं राजा नहीं बनूंगा, साथ में शादी भी नहीं। एंड उसके बाद पूरा इतिहास बदला। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग की जो बात करते हैं
तो यहाँ पर भी यही बात लागू होती है। बीइंग ए फिनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, कई बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है मैंने, स्पेशली मेरे क्लाइंट्स के साथ। वो अपने बच्चों के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बेटी है तो उसके मैरिज के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, जो कि काफी अच्छा चल भी रहा होता है। लेकिन फिर बच्चे का बर्थडे आता है, फर्स्ट बर्थडे, फिफ्थ बर्थडे, और उस टाइम पे उस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने लोगों को अपना शिप डिसकंटिन्यू करते देखा। और वो इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं कि उस समय कितना भी आप समझा लो नहीं समझते। आई होप आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो वो बहुत बड़ी गलती है। हमें इससे लेसन लेना है कि लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल या एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, लाइफ है तो इमरजेंसी आ सकती है। तो उसके लिए आपको एक अलग किटी बनाने की जरूरत है, आपको एक अलग इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, एक बकेट बनाने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी सरकार, उसमें एक बहुत ही अच्छा डायलॉग उन्होंने बोला था, नजदीकी फायदे के लिए हमें दूर के नुकसान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे कि अभी बच्चे के एजुकेशन के लिए आपने पैसा जमा करना स्टार्ट किया, और उसके मैरिज के लिए, डॉटर है तो उसके लिए पैसा जमा करना चालू किया, और अभी क्या है, मे भी बर्थडे आ गया या फिर कोई और चैलेंज आ गया फैमिली में, उसके वजह से आप उस पैसे को अगर ब्रेक कर रहे हैं, तो आज तो नहीं आने वाला है वो गोल, लेकिन एक टाइम तो आएगा, और उस टाइम पे वो सफिशियंट अमाउंट नहीं बचेगा, क्योंकि आपने उसको पहले ही खर्च कर। सो फ्रेंड्स, भीष्म पितामह के कैरेक्टर से, उनकी इस घटना से बेसिकली हम ये लेसन लेते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ हमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, भले कितना ही बड़ा इमरजेंसी आ जाए। इमरजेंसी के लिए हमें एक अलग इमरजेंसी फंड बनाने की जरूरत है, उसके लिए हमें अलग पैसे रखने चाहिए, ना कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए जो आप सेविंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके साथ आप छेड़छाड़। अगर ये लेसन आपने समझ गए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए STLT। द मैसेज इज वेरी क्लियर, लॉन्ग टर्म गोल के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए या किसी तरह की शॉर्ट टर्म इमरजेंसी के लिए। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अर्जुन। अर्जुन बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े धर्मधारी थे, और अर्जुन का महाभारत में पांडवों की ओर से एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उन्होंने कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं को उन्होंने ही मारा, राइट। लेकिन आज जिस घटना की मैं बात करने वाला हूं वो है लड़ाई से पहले की। सो बेसिकली जो पासा का, डाइस का जो गेम होता है, उसमें कौरव कौरव में जो शकुनी मामा होते हैं, उनकी चालाकी की वजह से पांडव हार जाते हैं, अपना सारा राजकाज हार जाते हैं, एंड फाइनली जो डिसीजन होता है 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। वहां क्या होता है, अभी 13 साल बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें भी अज्ञातवास 1 साल, इसलिए वो भी शकुनी की चाल रहती है कि 12 वर्ष अगर बिता भी दिए, 1 साल में कहीं ना कहीं से तो उसको खोज निकालेंगे, और अगर उनका खोज निकाले, इन दैट केस फिर से उन्हें 12 वर्ष का वनवास होगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस आ गया था उनके लाइफ में। लेकिन उसी टाइम श्री कृष्ण ने अर्जुन को एडवाइस दिया कि ये जो क्राइसिस हुआ है तुम लोगों के लाइफ में, ये जो प्रॉब्लम आया है, इसको प्रॉब्लम के रूप में मत लो, बल्कि इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लो और इस समय का फायदा उठाओ।
फायदा कैसे उठाना है? सो बेसिकली उन्होंने बोला कि आप जो है वन में जाओ, तपस्या करो और तपस्या करके दिव्यास्त्र लेके आओ। जितना ज्यादा दिव्यास्त्र होंगे, आने वाले टाइम पे हो सकता है आपकी लड़ाई हो, तो वहां पे वो दिव्यास्त्र, अस्त्र शस्त्र जो भी होंगे वो काम आएंगे। तो जितना ज्यादा आप तपस्या करके ये दिव्यास्त्र आप लेके आओगे, उतना आपके लिए फायदा होगा। और यही अर्जुन ने किया। वनवास के दौरान उन्होंने तपस्या की और बहुत सारे दिव्यास्त्र उन्होंने प्राप्त किए थे। सो फ्रेंड्स, अर्जुन के मतलब इस घटना से, अर्जुन से जो हम लेसन ले सकते हैं वो ये है कि मार्केट में जब भी करेक्शन आए, सो इस करेक्शन से पैनिक नहीं होने का, उससे डरने का नहीं है, रादर इससे अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने का। इनफैक्ट अगर अभी की भी जो सिचुएशन हो रखी है, आप देख रहे होंगे मार्केट 62,000 के लेवल से अभी 52,000, ऑलमोस्ट 10,000 करेक्शन हो चुका है, 15% से भी ज्यादा का करेक्शन हो चुका है। सो इस टाइम पे मैक्सिमम अच्छे स्टॉक जो कि जिसमें कि ह्यूज पोटेंशियल है, कल को मार्केट में फिर रिकवरी आएगी तो ये स्टॉक सबसे ज्यादा चलेंगे। ये स्टॉक सस्ते दामों में मिल रहे हैं। सो इस टाइम पे आप पैसा लगा के ज्यादा स्टॉक्स खरीद सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं और ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर रखा है, आपका पोर्टफोलियो वैल्यू शायद अभी डाउन दिख रहा होगा, तो उससे डरने वाली कोई बात नहीं है। ये मौका है जहां पे आप और सेम म्यूचुअल फंड के और यूनिट्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो कल को जब मार्केट में रिकवरी आएगी तो क्या होगा? अभी जो आप एक्यूमुलेट करेंगे इस सारे म्यूचुअल फंड यूनिट्स में, आपको प्रॉफिट होगा। अभी जो शेयर्स आप खरीदेंगे, कल को इनके दाम बढ़ेंगे तो इसमें आपको ह्यूज प्रॉफिट होने का चांस रहेगा। सो फ्रेंड्स, अर्जुन से जो लेसन लेना है, दैट इज देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी व्हेनेवर देयर इज अ क्राइसिस। ठीक है? सो अपॉर्चुनिटी, अगर इस लेसन को आपने सही तरीके से समझा है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें अपॉर्चुनिटी। राइट? चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर जिनसे हमें लेसन लेना है वो है कर्ण। कौरव सेना में स्पेशली भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य की जब डेथ हो चुकी होती है, उसके बाद कर्ण एक ऐसा प्लेयर था जिसमें अकेले पूरा महाभारत का रिजल्ट को बदलने की क्षमता थी। उसमें वो क्षमता थी कि वो अर्जुन को भी मात दे सके। राइट? तो फिलहाल हम उस घटना की बात नहीं करेंगे। इस लड़ाई से पहले जो उनके साथ हुआ था, उस एक घटना जो कि बहुत पॉपुलर घटना है। ठीक है? सो कर्ण बेसिकली दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। राइट? दानवीर कर्ण किस लिए? क्योंकि वो मॉर्निंग में उस आज पर महाभारत माइथोलॉजी हम जानते हैं कि कर्ण जो है सूर्यपुत्र कर्ण थे। ठीक है? तो सुबह में वो नदी से नहा के निकलते थे और सूर्य को जो है अर्घ देते थे, पानी चढ़ाते थे। और उस टाइम पे जो कोई भी उसके सामने आता था और जो कुछ भी मांगता था वो उन्हें दे देते थे। अभी लड़ाई स्टार्ट होने वाला था और इंद्रदेव जो थे उनके पुत्र अर्जुन थे, और उन्हें पता था कि कर्ण के रहते अर्जुन जीत नहीं सकता। तो उन्होंने एक चाल चली थी। वो ब्राह्मण वेश में उसी टाइम पे जब मॉर्निंग में ये नदी से बस नहा के निकल रहे थे, ब्राह्मण के रूप में उनके पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मुझे दान में कुछ चाहिए। और ये बोले कि हाँ ब्राह्मण महाराज, आपको क्या चाहिए आप बताओ। तो ये बोलते हैं कि मुझे दान में तुम्हारे कवच और कुंडल चाहिए। कवच और कुंडल जो दैविक थे, जन्म से ही उनके बॉडी में लगे हुए थे और उनके वजह से उसके ऊपर कोई भी दिव्यास्त्र, अस्त्र शस्त्र उन पर वार नहीं कर सकते। ठीक है? सो इसके वजह से वो एक तरीके से अजय थे, उसको कोई हरा नहीं सकता था कर्ण।
तो ये जब मांगा गया तो ये बात उनको समझ में आ गई, ये कोई चाल है, और वो पहचान भी गए थे कि ये इंद्रदेव है। तो चाहते तो मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। उल्टा उन्होंने कवच कुंडल निकाल के दे दिया, ये जानते हुए भी कि आने वाले टाइम में यही जो है उनके मृत्यु का कारण भी हो सकता है, जो कि आगे हुआ भी। सो फ्रेंड्स, इस जो इंसिडेंट से फिनेंशियल लेसन हम ले सकते हैं वो ये है कि आपके लाइफ में भी ऐसे इंद्र जो है कई बार आ जाते हैं, स्पेशली जब कभी भी आपके अकाउंट में पैसा आता है या फिर आप रिटायर्ड करते हैं, आपके पास बोनस आता है, इंसेंटिव आता है, कहीं से तो कोई एजेंट या फिर बैंक के जो रिलेशनशिप मैनेजर या फिर और कोई इस तरीके से लोग आपके पास आ जाते हैं और आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। वो भी ऐसा प्रोडक्ट जिससे शायद आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो, लेकिन उनको जरूर से फायदा हो जाता है। और ये बात आपको भी समझ में आती है उस समय कि ये बंदा जो आया है ये अपने फायदे के लिए आया है, क्योंकि इससे पहले तो कभी वो दिखा नहीं था। लेकिन कई बार आप उनकी बातों में आ जाते हैं और ऐसे प्रोडक्ट जिसकी शायद आपको कोई जरूरत नहीं थी, ऐसा प्रोडक्ट आप ले लेते हैं। सो इस बात को समझने की जरूरत है। इनफैक्ट फिनेंशियल प्लानिंग में आपको ऐसे इंद्रों से बचना होगा। अगर आप ऐसे इंद्र से नहीं बचेंगे तो कल को आपके साथ भी गड़बड़ हो जाएगी, एंड दैट वो आपके लिए एक तरीके से बैड इन्वेस्टमेंट होगा, उससे आपको किसी भी तरह की फायदा नहीं। राइट। सो कर्ण के स्टोरी से जो हम लेसन लिए हैं वो ये है कि अवॉइड सच फिनेंशियल एडवाइजर और अवॉइड सच इंद्राज। ठीक है ना। इंद्र के लाइफ से कर्ण के लाइफ से हमें ये सीखने को मिलती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। सो ऐसे लोग, ऐसे एडवाइजर जो अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, उनको आप इंद्र समझ सकते हैं। ऐसे इंद्रों से आपको बचना होगा। सो अगर आपने ये लेसन समझ लिया तो आप टाइप कर सकते हैं, अवॉइड सच एडवाइजर्स, अवॉइड इंद्राज। राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंदर महाभारत में जो सबसे लीड रोल में थे, समझ वो रोल था भगवान श्री कृष्ण का। अगर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो पांडव कभी भी कौरव से नहीं जीत पाते। ये श्री कृष्ण ही थे जिनके गाइडेंस से पांडव जो है महाभारत को जीत पाए। अदरवाइज कौरव सेना में भीष्म पितामह थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था। उनकी ही सेना में और भी बड़े बड़े योद्धा थे, जैसे कि द्रोणाचार्य, कर्ण, ठीक है, दुर्योधन, एक से एक योद्धा उनके ये में भरे हुए थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य। सो अगर आप देखोगे तो इतने जबरदस्त योद्धा उनके टीम में थे, उनके सेना में थे, उनको नहीं हरा सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसे एडवाइजर पांडव को मिले जिसके वजह से उनको वो हरा पाए। सो फ्रेंड्स, फिनेंशियल प्लानिंग की जब आप बात कर रहे हो, आप जब अपनी फिनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, सो इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर आपको अपने फिनेंशियल गोल्स को अचीव करना है, टाइमली अचीव करना है, फिनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है, सो द बिगेस्ट थिंग जो आपके सपोर्ट में होनी चाहिए वो है कि आपको एक अच्छा और सच्चा फिनेंशियल एडवाइजर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। मार्केट में बहुत सारे एडवाइजर्स आपको मिलते हैं, लेकिन वो अच्छा है, सच्चा है, ये कैसे पता चलेगा? ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकती है, कैसे पता चलेगा? सो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, कोई भी फिनेंशियल एडवाइजर को का सर्विसेज लेने से पहले कुछ कुछ चीजों पे ध्यान दे।
कि ये इंसान कैसा है, उसके क्रेडेंशियल कैसे हैं, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, कुछ टेस्टिमोनियल्स क्या हैं, क्या उनके साथ किस तरह के क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। सो इन सब चीजों को अगर ध्यान से थोड़ा सा आप देखेंगे तो आप इस नतीजे में पहुंच जाएंगे कि एडवाइजर अच्छा है कि नहीं। इन सब के बाद अगर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो आपको आसानी से ये एक्सेस मिल सकता है कि ये एडवाइजर जो आपको सजेस्ट कर रहा है ये आपके फायदे की बात कर रहा है या फिर अपने फायदे की बात कर रहा है। सो महाभारत की अगर हम बात करें, एडवाइजर तो कौरव सेना में भी था। कौन था? शकुनी। लेकिन वो अच्छा और सच्चा एडवाइजर नहीं, उसको अपनी पड़ी हुई थी, उसे बदला लेने का था, और ये बात कौरव नहीं जानते थे। ठीक है, जो पास्ट में उनके और उनके फैमिली के साथ जो भीष्म पितामह ने किया था उसके वजह से आ, उसने कसम खाई हुई थी कि मैं जो है पूरा कुरु वंश का नाश करूं। ठीक है, और उस तरीके से उसने चाल चल के कौरव पांडव में लड़ा, आपस में लड़ा के और महाभारत करवाया गया। सो शकुनी जो कि अच्छा और सच्चा नहीं था, जो कि अपने फायदे के लिए वो सारी चीजें कर रहा था, कौरव सेना में इतने बड़े बड़े योद्धा होने के बावजूद पांडव से हार गए। सो इस चीज को समझने की जरूरत है। और पांडव में श्री कृष्ण जैसे अच्छे और सच्चे एडवाइजर। सो फ्रेंड्स, फिनेंशियल प्लानिंग में अगर आप भी अपने गोल्स को, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, अपने सभी फिनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, एंड ऑफ द डे आप भी एक फिनेंशियली फ्री लाइफ चाहते हैं, तो एक अच्छे फिनेंशियल कोच का, एक अच्छे फिनेंशियल एडवाइजर का साथ बहुत ज्यादा। ठीक है, सो श्री कृष्ण से, महाभारत में श्री कृष्ण से फिनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेसन ले सकते हैं वो ये है कि मस्ट हैव ए फिनेंशियल कोच और एडवाइजर, गुड फिनेंशियल एडवाइजर और कोच। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा आपके सभी फिनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। तो ये अगर लेसन आपको समझ में आ गई है तो आप टाइप करें चैट बॉक्स में मस्ट हैव ए एडवाइजर, और एडवाइजर जरूरी है, जो भी चाहे आप टाइप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था, एवरी संडे 4 से 5 बजे के बीच में हम अपने बुक्स का थोड़ा सा बुक के ऊपर, बुक के डिफरेंट डिफरेंट जो चैप्टर्स हैं उन पर हम बात करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज मैंने महाभारत को एज ए टॉपिक रखा था। सो महाभारत में कुछ उसमें भी और भी कैरेक्टर्स हैं जिनसे हमने लेसन लिया है, बुक में बहुत डिटेल से समझा है। आज का इस सेशन में मैंने सिर्फ 4 कैरेक्टर्स को लिया था। पहला भीष्म पितामह, दूसरा अर्जुन, तीसरा कर्ण और चौथा भगवान श्री कृष्ण। भीष्म पितामह से क्या लेसन लेते हैं कि दूर के जो गोल्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ हमें नहीं करनी चाहिए, स्पेशली शॉर्ट टर्म गोल के लिए। सरकार का जो डायलॉग है ना, नजदीकी फायदे के लिए दूर के नुकसान को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। तो ये लेसन हम भीष्म पितामह से लेते हैं। अर्जुन से जो हम लेसन लेते हैं वो ये है, जब कभी भी मार्केट में क्राइसिस आती है, मार्केट में करेक्शन होता है, तो इसको हम एक क्राइसिस के रूप में नहीं लेके एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में आपको अच्छे स्टॉक्स कम दाम में मिल जाते हैं, और कल को मार्केट में जब रिवीजन होता है, मार्केट जब रिवाइज करके ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। सेम चीज अगर म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, आपने इन्वेस्ट कर रखा है, उसमें गिरावट आई हुई है, तो अभी अगर एंट्री लेंगे तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स ज्यादा आपको मिलेंगे सस्ते दाम में, क्योंकि नैव जो है डाउन हुआ रहेगा। सो मार्केट में जब भी करेक्शन होता है उस समय अगर आप एंट्री लेते हैं तो ज्यादा यूनिट्स या ज्यादा शेयर्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो एक्यूमुलेशन इज द की बोल सकते हैं। सो दैट इज द लर्निंग फ्रॉम अर्जुन। एंड कर्ण से जो हमने लेसन लिया वो ये है कि
मार्केट में बहुत सारे इंद्र भरे हुए हैं, वो बैंक्स के आरएम्स के रूप में, बहुत सारे नौसिखिए एडवाइजर्स जो थोड़ा बहुत नॉलेज लेके चल रहे हैं, ठीक है, वो अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। तो आपको ऐसे इंद्रों से बचना होगा। जैसे कि महाभारत में इंद्र ने धोखे से उनसे कवच कुंडल ले लिया था। अदरवाइज क्या है कि वो आपका इन्वेस्टमेंट गलत जगह करा सकते हैं, जिसमें बाद में आपको नुकसान भी हो सकता है। एंड लास्टली फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण एक अच्छे और सच्चे एडवाइजर थे। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को टाइमली अचीव करना है तो आपको भी एक अच्छा एडवाइजर जरूरी है, ठीक है। सो ये 4 लेसन आज के सेशन से हम लेते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी जो बुक है फाइनेंशियल लेसन्स थ्रू माइथोलॉजी, इसमें महाभारत रामायण के एक एक कैरेक्टर से हमने फाइनेंशियल लेसन्स लिए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड आप सबके बेस्ट विशेष से बुक बेस्ट सेलिंग जा रहा है और रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। आप चाहते हैं कि ये सारे इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी शेयर किए ये आपके फायदे के लिए है, ये काफी अच्छी लर्निंग है। एंड आप चाहते हैं कि ये सारे इंफॉर्मेशन अगर आपको हैंडी रहे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अमेजोन में ये अवेलेबल है। आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं फिर से बता दूं, जो गॉड का कंसेप्ट है, GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑर्गेनाइजर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। सो एज पर हिंदू माइथोलॉजी हम लोग जनरेटर मतलब सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा को मानते हैं। देन ऑर्गेनाइजर पालनहार भगवान विष्णु को मानते हैं। एंड डिस्ट्रॉयर संहारक भगवान शिव को मानते हैं। तो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, इन तीनों से भी हमने फाइनेंशियल लेसन लिए हैं और उनको अप्लाई करके कैसे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बात की है बुक में। देन रामायण एंड महाभारत के एक एक कैरेक्टर से, जैसे कि आज मैंने 4 कैरेक्टर्स को लिया और उससे क्या लेसन ले सकते हैं उसके बारे में बात किया। उसके बारे में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में फाइनेंशियल लेसन्स हमने लिए हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको डिटेल्स में समझाया गया है। सो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से हमारे कुछ रीडर्स जो है जिन्होंने बुक खरीदा है उन्होंने रिव्यू किया है 5 स्टार रेटिंग के साथ। सो आप देख सकते हैं, सृष्टि रतोगी, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, इन्होंने कहा है कि अर्निंग इज इजी बट सेविंग इट इन अ वे दैट विल हेल्प इन डिफिकल्ट। सो आप देख सकते हैं उन्होंने 5 स्टार रेटिंग के साथ अपना कमेंट दिया है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड थॉटफुल, ये सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा है, राइट। सो इसी तरीके से कुछ और यहाँ पे आप देखिए, रेखा जी ने एक्सलेंट कहा है, निधि राघव ने गुड बुक अबाउट इन्वेस्टिंग बेसिक्स, ठीक है। सो ये बुक आपको इट्स लाइक मिल जाएगा अमेजोन में। आपको अगर लेना है तो मैं आपको बुक का लिंक शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में। एंड आप अगर इस बुक को लेते हैं तो डेफिनेटली इसका कुछ और भी फायदा आज आपको मिलेगा। सो पहले मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, देन उसके बाद आप चाहे तो क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, राइट। सो पहले मैं लिंक शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, आपको चैट बॉक्स में अभी दिख जाएगा। यस, देखिए मैंने चैट बॉक्स में ये लिंक डाल दिया है। अगर आप ये बुक आज लेते हैं तो मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कुछ ज्यादा देने के लिए, हमेशा ही मैं अपने व्यूअर्स को, अपने पार्टिसिपेंट्स को मैं कुछ ज्यादा देने पे बिलीव करता हूँ। सो आज कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं आपके लिए, वो मैं बताना चाहूंगा। सो जस्ट अ सेकेंड, मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ। मीन टाइम चैट बॉक्स में कुछ लोगों को देख पा रहा हूँ या सो फ्रेंड्स, अगर आज आप बुक खरीदेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे आप भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप नंबर मेरा आप लोग नोट कर सकते हैं, 9386368006। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9386368006। सो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट अपना भेज देंगे तो आपको 2 क्लब्स में एंट्री मिलेगी। मिरेकल मॉर्निंग क्लब, इसमें फ्री एंट्री रहेगा लाइफ लॉन्ग, इसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। एंड वेल्थ मास्टरी क्लब, इसमें 1 महीना के लिए एंट्री मिलेगी, ये पेड क्लब है एक्चुअली।
सो इसमें 1 महीना के लिए फ्री एंट्री मिलेगी। मैं बताता हूँ मिरेकल मॉर्निंग क्लब क्या है। बेसिकली ये 5 AM क्लब है, जहाँ पे हम बहुत सारे माइंड पावर टूल्स प्रैक्टिस करते हैं। आज की डेट में अक्रॉस इंडिया से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मुंबई से, पुणे से, बेंगलोर से, चेन्नई से, हैदराबाद से, राइट, दिल्ली से, उड़ीसा से, अक्रॉस इंडिया से, आसाम से लोग जुड़े हुए हैं। और मॉर्निंग एवरी डे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक हम जुड़ते हैं, जहाँ पे हम दिन की शुरुआत एक इंस्पिरेशनल स्टोरी से करते हैं। उसके बाद EFT प्रैक्टिस करते हैं, ये माइंड पावर टूल है, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, वो प्रैक्टिस करते हैं। ओम चैंटिंग करते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, देन विश्व प्रार्थना करते हैं। सो अगर आप देखेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये सारे प्रैक्टिसेस जो हैं, बेसिकली लाइफ के जो 4 मेजर्स एरिया है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड पीस ऑफ माइंड, इन चारों ही एरिया को ध्यान में रखते हुए हम ये सारे प्रैक्टिसेस करते हैं। एंड बिलीव मी, ये सारे प्रैक्टिसेस जब आप रोज करने लगोगे, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और ये इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं। इसके अलावा हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हें भी मेजर ब्रेक थ्रू हुए हैं लाइफ के हर एरिया से। ठीक है, सो एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच होता है यहाँ पे। एंड वही वेल्थ मास्टरी क्लब की अगर हम बात करें, सो वेल्थ मास्टरी क्लब एवरी डे अगेन 6:30 से 7 बजे तक होता है, जहां पे हम शुरुआत एक डेली वेल्थ ज्ञान से करते हैं। 4 से 5 मिनट का डेली एक लेसन में देता हूँ, फिनेंशियल प्लानिंग को लेकर, फिनांस को लेकर। उसके बाद सेवर फॉर्मूला जो है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। तो एस फॉर साइलेंस, फिर अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, देन एक्सरसाइज, बैक्स एक्सरसाइज इसको हम लोग बोलते हैं, ये माइंड पावर टूल है अगेन। और फिर रीडिंग। सो कोई एक बुक हम लोग लेते हैं, उसको चैप्टर बाय चैप्टर एवरी डे पढ़ के वो पूरा बुक को खत्म करते हैं। सो बेसिकली वेल्थ मास्टरी क्लब में एक फोकस्ड अप्रोच होता है टुवर्ड्स वेल्थ मास्टरी। एंड एवरी वीकेंड संडे को करीब करीब 40 से 45 मिनट का मेरा एक स्पेशल सेशन होता है। इट्स ऑल अबाउट वेल्थ ओनली, जहां पे हम बेसिक्स वेल्थ मास्टरी, इंटरमीडिएट वेल्थ मास्टरी, देन एडवांस वेल्थ मास्टरी को मैं कवर करता हूँ। ठीक है, सो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है फ्रेंड्स। चाहे मिरेकल मॉर्निंग की बात हो या वेल्थ मास्टरी क्लब की बात हो, ये समझ लीजिए ऐसा ही है। एक माइंड जिम है। जैसा कि आप जिम जाते हो अपने बॉडी के लिए, तो रोज वहां जाते हो, रोज प्रैक्टिस करते हो, तो आपके मसल्स बिल्ड होते हैं। ठीक उसी तरीके से मिरेकल मॉर्निंग क्लब एंड वेल्थ मास्टरी क्लब में अगर आप रोज आएंगे, रोज ये अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन करेंगे, तो धीरे धीरे आपके माइंड का मसल्स डेवलप होता है, आपका माइंडसेट कंप्लीटली शिफ्ट होता है। अदरवाइज एवरी डे अगर आप देखो तो हमारे माइंड में कुछ 60,000 थॉट्स आते हैं, एंड उसमें मोस्टली 90+% जो है नेगेटिव थॉट्स होते हैं। लेकिन इन सब चीजों को प्रैक्टिस करके, ये प्रूवन फॉर्मूलाज हैं, प्रूवन टेक्निक्स हैं, इनको प्रैक्टिस करके आपका माइंड शिफ्ट होता है। सो ये 2 बोनसेस आपके लिए हैं। सो बेसिकली अगर आप देखें, 500 रुपये की बुक है, बट उस 500 रुपया कुछ नहीं है एक्चुअली। वो कंप्लीटली उसके अगेंस्ट में जो आपको वैल्यू मिलेगा, वो भी लाइफ लॉन्ग मिरेकल मॉर्निंग क्लब में एंट्री, एंड वेल्थ मास्टरी क्लब में पहला 1 महीना आपको फ्री एक्सेस मिलेगा, जिसका ही कॉस्ट है 500 रुपया। ठीक है, सो एक तरीके से ये बुक आपको फ्री में मिल रहा है। एंड आप अगर लेके मुझे शेयर करेंगे, तो फिर ये दोनों ही क्लब में एक्सेस मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। नाउ आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर सेशन। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड।